हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 7.10, जिसमें वो कहता है कंसीडर द सर्किट एज शोन इन फिगर 7.22। यानी ये जो आपको सर्किट दिखाया जा रहा है ये आपने कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक डीसी सप्लाई सोर्स लगा हुआ है, बाकी वही सोर्स है जो भी हमने प्रीवियस 7.8 एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। सीरीज सर्किट में ये तीनों सीरीज में लगे हुए थे। तो वो कहता क्या जी, कहता था सर्किट इज एज द सेम एज द वन एनालाइज्ड इन एग्जाम्पल 7.8। यानी ये वही सर्किट है जो आपने पहले एनालाइज किया एग्जाम्पल 7.8 में, एक्सेप्ट सिवाय इस चीज़ के किस में एक कांस्टेंट फोर्सिंग फंक्शन लगाया गया, यानी कि डीसी सप्लाई सोर्स दी गई है। तो आगे वो क्या कहता है, द सर्किट पैरामीटर्स आर द सेम, यानी वही है जो आपको एग्जाम्पल 7.8 में एनालाइज करवाए गए थे। तो स्टूडेंट इसमें हमने बस ये बताना है कि फ़र्क क्या आएगा। फ़र्क ये आएगा स्टूडेंट, जब डीसी सप्लाई एडअप करवाई जाती है, आपको पता है कि वोल्टेज जो होते हैं, जब वोल्टेज सोर्सेज यानी कि कोई भी चीज़ है, कहने कि अब फॉर एग्जांपल आधा काम आपने किया, आधा काम मैं करता हूँ, तो वो आधा आधा काम मिलके ही पूरा काम बन जाएगा। मतलब इसी तरह से अब कुछ काम इसने किया, कुछ काम इन सब के वोल्टेजेस ने किया है, तो इस तरह से टोटल वोल्टेज की इक्वेशन आएगी, उसमें ये इसका भी अपना असर ऐड हो जाएगा। और ये इक्वेशन हमने पहले निकाली थी, आपको मैं एक दफ़ा याद करवाता हूँ प्रीवियस एग्जाम्पल में लेके। ये देखें, ये हमने इक्वेशन निकाली थी k1 e⁻³ cos 4t और k2 e⁻³ sin 4t। तो यही इक्वेशन आगे वो अपने इस्तेमाल में ला रहा है फॉर न्यू एनालाइजिंग इक्वेशंस। ठीक है, बस उसने क्या किया, उसने एक एक अदद उनके ना वेरिएबल्स में नंबर ऐड कर दिया, k1 को k3 कर दिया, k2 को k4 कर दिया, ताकि वो थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे प्रीवियस टर्म से। लेकिन आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इस वजह से स्टूडेंट मैं सॉल्व नहीं कर रहा रजिस्टर पे, क्योंकि ये कह लें कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस एज अ लॉजिक आपको बताने के लिए कि डीसी सप्लाई क्या अपना असर दिखाती है बीच में। तो देखें k5 क्या है जी, k5 वही डीसी सप्लाई है जो यहाँ पे दी जा रही है 12। तो देखें आगे नेक्स्ट उसने यहाँ पे जिक्र भी कर दिया कि ये 12 है, तो लिहाजा इसमें ऐडअप हो जाएगा। अब उसने क्या किया जी, वैसे ही जो हम काम करते आ रहे हैं, टाइम को पहले जीरो पे ले गया, तो जीरो पे होने की वजह से साइन का एंगल जीरो पे जीरो देता है, लिहाजा ये टोटली जीरो हो गया, k3 बच गया और 12 बच गया। तो हमें वीसी जीरो की वैल्यू पुट करनी पड़ी है जो उसने हमें दी हुई थी। यहाँ पे देखें -4 दी हुई है, -4 नीचे पुट कर दिया है और आगे यहाँ से k3 की वैल्यू हासिल कर लिया है। फिर आगे ये वाली इक्वेशन कैसे आई है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है, एक कैपेसिटर के क्रॉस जब हम करंट फाइंड आउट करते थे तो उसकी क्या इक्वेशन होती थी, कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है जी, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस थी, यहाँ पे करंट थी। करंट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो उसने क्या किया जी, यहाँ से कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर को उठाया, सी को उठाया और उसके बटे में लगा दिया। यहाँ से उसने टाइम जीरो किया ताकि वो जीरो डेरिवेटिव की वैल्यू मालूम कर सके। तो उसको क्या वैल्यू मिली, 100 मिल गई। तो इसी 100 को उसने इस्तेमाल करते हुए उसी इक्वेशन को फिर से अपने इस्तेमाल में लाया, जो इसकी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेके हमारे पास आंसर आता है। ये उसका डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास आता है। ये भी आपने किया था, मैं आपको फिर से एक दफ़ा याद करवा ही देता हूँ। अब स्टूडेंट ये बात कुछ यही है ना कि आपको मतलब कि बार बार प्रीवियस क्वेश्चन पे लेके जाना पड़ेगा। इस जैसे क्वेश्चन से मुझे सख्त नफरत है। ये देखें -3 k1 + 4 k2, बस ये कांस्टेंट चेंज हुआ है 12 की वजह से। ये आप देख सकते हैं, ये 12 की वजह से बस ये कांस्टेंट में थोड़ी बहुत डिफरेंस आई है, 100 हो गया। ठीक है जी, और देखें आगे जब ये मतलब आपको पता है इन दोनों को कंपेयर करना है, इस इक्वेशन में हमने k3 की वैल्यू पुट कर लेनी है। देखें -16 में पुट करूंगा तो 16 × 3 करें तो कितना होता है, 39 होता है। तो 39 दूसरी जानिब जाके प्लस हो जाएगा और फिर उसको 4 से डिवाइड करवाया जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। k4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 और इसकी वैल्यू आपके सामने ही है। ठीक है जी, तो ये इधर -16 है। देखें k3 की सॉरी वैल्यू है -16, -16 -3 आप इसमें प्लस हो जाएंगे, उधर जाके माइनस होगा। तो 16 3 ज़र हमारे पास कितना होता है, 48 होता है। तो 48 उधर जाके माइनस होगा तो 52 रह जाएगा। 52 को 4 पे डिवाइड किया जाए तो 13 आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर उसने क्या किया जी, मेन इक्वेशन में बस वैल्यूज़ पुट कर दिया और देखें आपके सामने आंसर है। बस 12 का बीच में थोड़ा बहुत कह लें कि अजाफा है, बाकी सब वही इक्वेशन है। फिर उसने क्या किया, जीरो पे और इन्फिनिटी पे वैल्यू फाइंड आउट किया है। जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस जीरो पे 1 होता है, बाकी साइन जीरो हो जाता है, तो ये टोटली जीरो और ये बच जाएगी रकम। 12 में से 16 माइनस किया जाए तो -4 आ जाएगा। तो फिर उसने सेकंड पॉइंट इन्फिनिटी पे चेक किया, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो काज भी ये इन्फिनिटी पे इसको जीरो कर देगा, ये भी e⁻∞ जीरो आ जाएगा। तो ये टोटली जीरो हो जाएंगे, सिर्फ 12 बच जाएगा। तो ये फाइनल पॉइंट है 12।
तो यहाँ से स्टूडेंट हमें पता चलता है कि हमारी जो वेव होगी वो पहले -4 से चलेगी और 12 पे जाके इस तरह से राइज करना स्टार्ट कर देगी, जैसे ही आपको एरो इस तरह से स्टार्ट चलना दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। मतलब इस तरह से नीचे से वेव ऊपर जाएगी और फिर कुछ इस तरह से। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो एक्सेप्ट इट बिकॉज दिस इज़ ओनली लॉजिक नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बस आपने इससे लॉजिक हासिल करना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एग्जाम्पल 7.11 करके एग्जाम्पल्स का खात्मा करेंगे और फिर चलेंगे लर्निंग असेसमेंट्स की तरफ।